तो आपको ये सम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19 फॉर एनपीओ। आज पूरी क्लास में सिर्फ मुझे एक ही सम सॉल्व करवाना है आपको, और इस सम को हम लोग बहुत स्लोली और बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, सो दैट कोई डाउट आपके माइंड में ना रहे। ठीक, क्योंकि काफी कुछ एडजस्टमेंट है इस सम के अंदर। पहली चीज तो आपको अपने बेसिक्स एकदम क्लियर करो आप। क्वेश्चन आपके पास जब भी एग्जामिनेशन में आएगा, दे विल गिव यू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको मिलेगा। और अब अपना बेसिक क्या बोलता है आपको, ये अकाउंट जो बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, ये बना है कैश बेसिस पे। ठीक, इस अकाउंट में आपने सारे कैपिटल एंड रेवेन्यू के आइटम्स को रिकॉर्ड किया है। ठीक है ना। और इस अकाउंट को देख के आपको दो अकाउंट रेडी करने हैं, एक तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक आपका रहेगा बैलेंस शीट। एक रहेगा बैलेंस शीट। यूजली बोर्ड एग्जाम में जो सम आता है आजकल, वो दे आर आस्किंग ओनली फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट प्रैक्टिस आपको सबका करना है। तो अभी आपको इस अकाउंट को देख के दो अकाउंट रेडी करने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। एंड वी नो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के आइटम्स आएंगे और बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल के आइटम्स आएंगे। तो लॉजिकली अगर आप सोचो तो आपका टास्क सिर्फ इतना सा है, ये अकाउंट तो आपके पास दिया ही हुआ है, इसमें दोनों आइटम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू वाले आइटम को पिक करके कहां पे लेके जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल वाले आइटम्स को पिक करके कहां पे लेके जाना है, बैलेंस शीट में। बस इतना सा काम करना है। साथ में आपके, जैसे मैंने बोला कि ये अकाउंट जो बना, ये बना है कैश के बेसिस पे, और ये अकाउंट बनेगा एक्रूअल बेसिस पे। तो ऑन द वे देयर मे बी सम एडजस्टमेंट्स इन द क्वेश्चन, जो दिए भी हैं आपके पास 1 to 5, वो आपको एडजस्टमेंट्स यहां पे एकोमोडेट करने पड़ेंगे। आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर विल बी शोन इन द बुक्स। तो इन द सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको यह बोलता है कि कोई भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है या कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, अगर वो करंट ईयर का है तभी आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो चाहे आपको इनकम रिसीव हुई है नहीं हुई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंडिचर आपने पे किया नहीं पे किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इफ दीज इनकम और एक्सपेंडिचर्स बिलोंग टू दैट करंट फाइनेंशियल ईयर, इट हैज टू बी शोन इन द करंट ईयर बुक्स ओनली। तो काफी सारे रिसिप्ट्स हैं आपके पास, काफी सारे पेमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, अब मैं तो एडवाइस करूंगा आप लोग भी साथ में सॉल्व करो मेरे। स्टार्ट करने से पहले आप 3 अकाउंट को रेडी करो। एक तो रहेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, व्हाट इज द ईयर, 31 मार्च 2014। मैं सबको बहुत आराम से करूंगा सॉल्व, कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को पूछना आप लोग। ज्यादा स्पीड से करने से कोई फायदा नहीं होता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सेम वे एक फॉर्मेट रेडी करो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। तो वन फॉर्मेट फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट, एंड एक फॉर्मेट साथ में रेडी कर लो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए भी। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, ये तीनों फॉर्मेट रेडी करने के बाद ही स्टार्ट करना सम को, बिकॉज इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सम को। पहले हम लोग आएंगे रिसीप्ट साइड पे। ठीक, रिसीप्ट साइड में देखो, जैसे मैंने आपसे बोला था कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, एक्चुअली ये आपका कैश बुक होता है, बिकॉज दिस अकाउंट इज मेड ऑन द कैश बेसिस। तो जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ वो आपने इसमें शो किया। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कितना कैश बैलेंस था, 800 रुपीज। कितना बैंक बैलेंस था आपके पास, 4200 रुपीज। और आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट भी था 10,000 रुपीज का। तो ये 3 चीजें आपके पास हैं, एंड ऑल आर एसेट्स।
तो एट द बिगिनिंग मतलब आपका देखो करंट ईयर यहां पे कौन सा है, आपका जो करंट ईयर इस क्वेश्चन में दैट इज फ्रॉम 1st अप्रैल 13 and it will ends on 31st March 14. This is my current financial year. तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कैश कितना है 800 रुपीज का, आपके पास बैंक में कितना मनी था 4200 रुपीज का, आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट भी था 10,000 रुपीज का। तो ऑल दीज आर एसेट्स, और ये कौन से एसेट्स हैं, ओपनिंग वाले, बिकॉज एट द बिगिनिंग आपके पास बैलेंस दिया है। तो जो ओपनिंग एसेट्स हैं उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट। तो आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश इन हैंड था ₹800 का, कैश एट बैंक है 4200 रुपीज का, और आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट भी था दैट इज वर्थ ₹10,000। उसके बाद मेंबर सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर पे आपको अच्छे से फोकस करना है। आपका जो करंट ईयर है वो कौन सा है 13 एंड 14। सब्सक्रिप्शन इज ए रेवेन्यू इनकम, और आपको इस साल कितना मनी रिसीव हुआ है, यू हैव रिसीव्ड ₹96,000। तो यहां पे दिखा दो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो आपको ड्यूरिंग द ईयर ₹96,000 रिसीव हुआ। आते हैं एडजस्टमेंट के पार्ट पे। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं कि ये जो अकाउंट बन रहा है ये बन रहा है एक्रूअल के बेसिस पे, और एक्रूअल बेसिस आपको बहुत सिंपल वर्ड में बोलता है कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर अगर करंट ईयर की है तभी वो बुक्स में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो देखो आप यहां पे क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग ₹800 फॉर 12 एंड 13। इट मीन्स आपको इस 96,000 रुपीज में 800 रुपए कौन सा है जो प्रीवियस ईयर का है, एंड आई नीड इनकम ओनली फॉर द करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का इनकम यहां से माइनस करो, बिकॉज प्रीवियस ईयर का इनकम मैं यहां पे शो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये अकाउंट बन रहा है एक्रूअल के बेसिस पे। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट नीचे भी आपके पास दिए हैं। तो एट द बिगिनिंग कितना आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर कौन सा है आपको यहां पे, करंट ईयर है 13 एंड 14 का। तो एज ऑन 31st मार्च 13 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, रिसीव मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। तो एट द बिगिनिंग कितना आउटस्टैंडिंग था 1,000 रुपीज, और एट द एंड कितना आउटस्टैंडिंग है 2,500 रुपीज। मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना। देखो कोई भी इनकम, वी नो सब्सक्रिप्शन इज ए इनकम, कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इट इज ए एसेट। कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इट इज व्हाट, इट इज ए एसेट। और एट द बिगिनिंग कितना था ये 1,000 रुपीज। तो जो 1,000 रुपीज एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग था उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके चले जाओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद एट द एंड कितना आउटस्टैंडिंग है 2,500 रुपीज, और यहां पे लिखा भी हुआ है फॉर 2013 एंड 14। दैट मीन्स ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, रिसीव नहीं है तो आपको प्लस तो करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है 2,500 रुपीज का। उसके बाद एक चीज और यहां पे देखना अभी आप, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था आपके पास, 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, और अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो इस 1,000 में से आपको 800 रुपीज रिसीव हो गया ड्यूरिंग द करंट ईयर। आउट ऑफ दिस 1,000 आपको 800 रुपीज रिसीव हो गया, दैट मीन्स स्टिल प्रीवियस ईयर का ₹200 आउटस्टैंडिंग रहेगा, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल बी एसेट, इट विल बी एसेट। और किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहां पर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहां पे दिखा दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है आपके पास ₹200,
एंड करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है अभी भी आपके पास ₹2500। तो 200 प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का नॉट 2000, 200 रुपीज, एंड करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है इट इज 2500 और टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 2700 रुपीज का। एक और एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का, यहां पे देखो, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज ए इनकम, एनी इनकम इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी। इट इज व्हाट? इट इज ए लायबिलिटी। तो देखो आपका करंट ईयर क्या है 13-14, तो वो क्या बोल रहा है, एज ऑन 31 मार्च 13 कुछ सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव हो गया है। फिर से समझना है इसको, एज ऑन 31 मार्च 13 आपको कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो चुका है। दैट मींस ये इनकम करंट ईयर की होगी, बिकॉज 31 मार्च 13 को आपको कुछ मनी एडवांस में रिसीव हुआ। दैट मींस वो मनी 13 एंड 14 के लिए होगा, वो मनी 13 एंड 14 के लिए होगा। तो आपको यहां पर कितना अमाउंट दिखाना पड़ेगा, ₹600 होगा जो करंट ईयर का है। और अभी मैं आपको इसको लेजर से भी करूंगा तो आप जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो भी दूर हो जाएगा आपका। तो लेस एडवांस फॉर द करंट ईयर विच इज ₹600, और कुछ एडवांस आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी रिसीव हो चुका है विच इज ₹900। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम तो मैं यहां पे काउंट नहीं कर सकता हूं। तो अभी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। वन मोर थिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन इट इज एडवांस इनकम विच यू हैव रिसीव्ड एंड इट इज ए लायबिलिटी। और किसी भी लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा आपका, अभी देखो 31 मार्च 13 की बात हो रही है, तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके चले जाओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एट द बिगिनिंग कितना था हमारे पास ये ₹600 का, और एट द एंड कितना था आपके पास ये ₹900 का। तो अभी जाके ये सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। अभी सुनो मेरी बात को ध्यान से, मे बी समवॉट कंफ्यूजन यहां पे आते हैं, बहुत कंफ्यूजन आते हैं, तो मैं आपको इस चीज को विद द हेल्प ऑफ लेजर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूं। तो इट इज 96,000 minus 800 plus 2,500 plus 600 minus 900। तो आपका आंसर यहां पर आया 97,400 रुपीज। किसी को अगर यहाँ पे 1% भी डाउट है, छोड़ दो इस तरीके को, आप आ जाओ अपने लेजर वाले फॉर्मेट पे। तो मेक ए वर्किंग नोट, कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम में, जो आपको इजी लग रहा है वो फॉलो करो। दोनों वेज राइट हैं, यहां पर कोई आपके मार्क्स कट नहीं होने वाले। पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो एट द बिगिनिंग कितना आउटस्टैंडिंग था, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज पर द डिस्कशन इट इज एसेट। तो 1,000 रुपीज एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग था, तो दिखा दो लेजर में, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपीज। एट द एंड देखो कितना आउटस्टैंडिंग है आपके पास, इट इज 2,500, बट ये करंट ईयर का ही है खाली। ये कौन से ईयर का है? करंट ईयर का। और प्रीवियस ईयर का भी देखो अभी आप यहाँ पे 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग होगा, बिकॉज आपके पास एट द बिगिनिंग 1,000 का आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपको 800 रुपीज रिसीव हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं एज ऑन 31 मार्च 14 कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो दैट विल बी 2,500 फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का भी आपके पास 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, दैट इज ₹2,700। नेक्स्ट थिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज ए लायबिलिटी, और किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। तो बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखा दो इधर, ₹6 था या 9 था, कितना था ये? इट वाज ₹600।
एंड एट द एंड जो था आपके पास वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा लायबिलिटी का, और वो कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड में। एज पर द क्वेश्चन, एज पर द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर वी हैव रिसीव्ड रुपीज 96,000, इतना आपको रिसीव हुआ, तो दिखा दो यहां पे बाई कैश अकाउंट 96,000। अभी भी अगर आप चेक करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसको। इट विल बी 96,000 प्लस 600 प्लस 2,700 माइनस 1,900। जो डिफरेंस आ रहा है इट इज 97,400 रुपीज। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 97,400 रुपीज। तो देखो हमारे अकाउंट में भी वही अमाउंट आ रहा था। तो अगर आपको लग रहा है ये वे थोड़ा डिफिकल्ट है, छोड़ दो इसको, मेक ए वर्किंग नोट, मेक ए लेजर, जो आपका आंसर आएगा डायरेक्टली यहां पर लिख दो। देन ऑल्सो यू आर राइट, आपका मार्क्स कोई भी वहां पे कट नहीं कर पाएगा। तो इफ यू फील कि आपको ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वे को मत फॉलो करो, मेक ए लेजर, लेजर विल गिव यू द आंसर, और उस आंसर को डायरेक्टली आप यहां पे प्लेस कर सकते हो। तो इन दिस वे ऑल्सो यू आर राइट, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अभी मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट में किसको कहां पे डाउट है? सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट क्लियर है सभी को? आज कौन मिसिंग है क्लास से? हरसिमरन। हाँ बताओ, ये एडजस्ट स्वाति क्लियर हुआ एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का आपको? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, कोई बात नहीं। श्रावणी क्लियर हुआ? यस सर। गुड, वेरी गुड। सेजल? यस सर। ओके। रिया क्लियर है आपको? हाँ सर। प्रसाद आपको क्लियर हुआ? थोड़ा सर, ओके। सृष्टि आपको क्लियर हुआ? यस। अनुश्री? हाँ सर। चलो गुड। कृतिका? चलो गुड। कंफ्यूजन है अभी भी। क्या बोल रहे हो आप? सर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सारी दूर होगी, चिंता मत करो, ठीक है ना? सारी कंफ्यूजन दूर होगी। अगर आपको, हाँ हर्षिमरन बताओ, ऐसा कंफ्यूजन कहां पर हो रही, बताओ हर्षिमरन, एक बार जस्ट एक बार बताओ। सर कि किसको कौन सी साइड पे डालना है, ये confused। देखो आप उसको तो याद ही नहीं करना कभी भी, आपको मैंने आपको सिखाया था, जब भी आप कोई लेजर बनाते हो तो कोई भी लेजर का, सपोज ये लेजर एसेट का है, लाइबिलिटी का, वॉट एवर इट यू फील, किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस लेजर में हमेशा डेबिट साइड में आता है, किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है, किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है, और किसी भी लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गो ऑन द डेबिट साइड। तो देखो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो वी नो इट इज ए लाइबिलिटी, बिकॉज कोई भी इनकम इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस इट इज ए लाइबिलिटी। तो एट द बिगिनिंग जो होगा वो क्रेडिट में डाल दो, एट द एंड जो होगा वो डेबिट में डाल दो। सेम वे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इट इज ए एसेट, कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इट इज ए एसेट, और किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पर जाता है, हमेशा डेबिट साइड में, और क्लोजिंग कहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड में। बस सिंपल सी अप्रोच फॉलो करो, सारे लेजर रेडी हो जाएंगे। और इनफैक्ट मैंने इस लेजर में भी यही अप्रोच फॉलो करी है, ठीक है ना? समझा हरसिमरन? यस सर। एक दो सम और सॉल्व करेंगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट ध्यान से सुनो इस सम को बस अभी आप, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये आपका भी, और मेन एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का, ये बाकी पूरा सम इजी होता है। तो अभी आ जाओ आप मेंबर्स एडमिशन फी। कितना एडमिशन फी आपके पास आया? 3,500 रुपीज का। इट इज ए रेवेन्यू इनकम और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप इस इनकम को यहां पे शो कर दो बाई एडमिशन फी, and the amount of this admission fee is rupees 3,500. Next, sale of furniture.
आपने कुछ फर्नीचर सेल किया, कितने का फर्नीचर सेल किया आपने? 1600 रुपीज का। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं फर्नीचर के आपके पास, काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, इसको मैं टाइम बीइंग के लिए अभी स्किप करता हूं, कराऊंगा इसको अभी आपको। आगे आ जाओ, सेल ऑफ ग्रास। आपने कुछ ग्रास सेल करा है, कितने का सेल किया? ₹200 का। इट इज अगेन ए रेवेन्यू इनकम, तो इसको भी दिखा दो बाई सेल ऑफ ग्रास, और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो बाई सेल ऑफ ग्रास ₹200, ये आपकी रेवेन्यू इनकम है, तो मैंने इसको यहां पे शो कर दिया। डोनेशन आपके पास रिसीव हुई है, कितनी रिसीव हुई है? 5000 रुपीज की। एंड डोनेशन अगर जनरल पर्पस के लिए है तो वो कौन सी होगी? रेवेन्यू इनकम। तो अगर आप देखो यहां पे डोनेशन का पर्पस डिफाइन नहीं है, एंड दिस डोनेशन विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द अमाउंट इज ₹5000। तो बाई डोनेशन अकाउंट amount is ₹5,000. After this, मैच फंड, मैंने आपको सिखाया था कोई भी फंड अगर स्पेसिफिक पर्पस का है तो डायरेक्टली इसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे। तो आपके पास मैच फंड रिसीव हुआ है ₹12,000 का, तो मैच फंड को लेके चले जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मैच फंड ₹12,000, बिकॉज इट इज ए स्पेसिफिक फंड, तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखो आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ? आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ ₹450 का। इंटरेस्ट रिसीव करना इज ए रेवेन्यू इनकम, और आपको रिसीव हो रहा है यहां पे ₹450। तो बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड ₹450। अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। तो देखो आपके पास एट द बिगिनिंग आपके पास कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट था। अगर आप देखो यहां पे एट द बिगिनिंग आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट था ₹10,000 का, और साथ में इंटरेस्ट का रेट भी लिखा है 9%। मींस जब आपने अपने फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट किया तब आपके पास ₹10,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट था, और उस पे इंटरेस्ट का रेट है 9% का। दैट मींस आपको पूरे साल में ₹900 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बिकॉज अगर आप 10,000 का कैलकुलेशन करते हो एट द रेट ऑफ 9%, दैट विल बी ₹900। बट कितना इंटरेस्ट मिला आपको? ओनली 450। दैट मींस ₹450 का इंटरेस्ट जो है इट इज स्टिल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इट इज व्हाट? इट इज स्टिल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो कोई भी इनकम अगर करंट ईयर की है, रिसीव हुई है या नहीं हुई है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और ये इंटरेस्ट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरा ₹900 शो करना होगा, बिकॉज एट द बिगिनिंग आपके पास ₹10,000 का फिक्स डिपॉजिट था, उस पर आपको 9% का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था। दैट मीन्स यू शुड हैव ₹900 एज ए इंटरेस्ट, बट कितना मिला आपको? ओनली ₹450। दैट मीन्स ₹450 का इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो जो मैंने यहां पर प्लस करके शो किया। नेक्स्ट थिंग, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो इनकम थी आपकी, इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दैट मीन्स इट विल बी एसेट ऑल्सो ना, तो आप उसको बैलेंस शीट में एसेट में भी दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द अमाउंट ऑफ ₹450। तो ये आपका भी रिसीप्ट साइड खत्म हो गया। पेमेंट साइड पे आते हैं। अभी सैलरीज आपने पे किया ₹17,000 का, एंड सैलरी पे करना इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दिखा दो इसको एक्सपेंडिचर में। टू सैलरी अकाउंट, $17,000 का सैलरी हमने पे किया। उसके बाद सैलरी में एडजस्टमेंट्स है, तो देखो करंट ईयर पे अच्छे से फोकस करना। 13-14 मेरा करंट ईयर है, तो एज ऑन 31 मार्च 13 आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? इट वाज ₹1,200। तो दैट मीन्स आपने जो सैलरी पे करी इस साल ₹17,000 की,
उसमें से 1200 रुपए की सैलरी तो प्रीवियस ईयर की रही होगी ना, बिकॉज एज ऑन 31st March 13 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज ₹1200 और मैंने इस साल 17,000 का सैलरी पे किया है एज पर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो दैट मीन्स इस 17,000 में से 1200 रुपीज तो लास्ट ईयर का ही रहेगा। तो इसमें से आप लास्ट ईयर की सैलरी माइनस करो, बिकॉज प्रीवियस ईयर की सैलरी मैं यहां पे शो नहीं कर पाऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है? 1400 रुपीज का सैलरी। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर अगर है तो एज पर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपने इसको पे किया या नहीं पे किया, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर करंट ईयर की है तो वो करंट ईयर की बुक्स में आपको शो करना पड़ेगा। तो आपका फाइनल सैलरी का अमाउंट कितना बना? 17,200 रुपीज। नेक्स्ट थिंग, कोई भी एक्सपेंडिचर इफ इट इज आउटस्टैंडिंग, इट इज ए लायबिलिटी। तो आपके पास एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? ₹1200 रुपीज का। उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके चले जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1200, और एट द एंड जो आउटस्टैंडिंग था उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके आ जाओ, ₹1400। तो ये आपका भी सैलरी का एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, अपकीप ऑफ फील्ड्स एंड पवेलियन। तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो आपने कुछ मेंटेनेंस में एक्सपेंडिचर करे हैं फॉर द फील्ड्स, फॉर द पवेलियन, एंड द अमाउंट वाज ₹3400। तो टू अपकीप of lawn amount is ₹3400 and there is no adjustment in this. Next, medicine purchased. आपने कुछ मेडिसिन परचेज किया है, ठीक है ना, एंड मेडिसिन परचेज करना इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई डाउट नहीं है। बट मैंने आपको सिखाया था ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ स्टॉक ऑफ मेडिसिन था, एट द एंड ऑफ द ईयर भी कुछ स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, तो यू हैव टू गिव ए नोट हियर फॉर द कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि आपने जितना कंजम्पशन किया मेडिसिन का, ओनली दैट पार्ट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो आपके पास एट द बिगिनिंग कितना मेडिसिन था? ₹480 का। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो था मेडिसिन का, दैट वाज ₹480। आपने इस साल कितना अमाउंट का मेडिसिन परचेज किया? एज पर द क्वेश्चन वी हैव परचेज द मेडिसिन वर्थ ₹4,000। तो एड परचेज 4,000। उसके बाद एट द एंड कितना मेडिसिन बचा हुआ है आपके पास? इट इज ₹650। दैट मीन्स अभी भी आपके पास 650 का मेडिसिन बचा हुआ है। तो आपने कितना कंजम्पशन किया होगा इधर देखो अभी, तो इट विल बी 4,000 माइनस 650। तो ये आपका हो जाएगा 4,000 माइनस 650 प्लस 480, इट विल बी 3830। तो दैट मीन्स आपने इतने अमाउंट का मेडिसिन कंज्यूम किया है। तो इस कंजम्पशन को आप यहां पे दिखा दो, तो टू मेडिसिन 3,830 रुपीज। और उसके बाद जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था मेडिसिन का, उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाओ, और जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो था हमारे पास एट द बिगिनिंग जो था, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट द बिगिनिंग जो मेरे पास था, इट वाज वर्थ ₹480 एंड एट द एंड मेरे पास था 650 रुपीज का। तो ये आपका मेडिसिन का एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। अभी मेडिसिन के बाद चलते हैं अभी मैच एक्सपेंसेस। कितना हुआ है देखो मैच एक्सपेंसेस 8800 रुपीज का, और आपके पास मैच का फंड है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, अगर आपके पास फंड है तो आप उन एक्सपेंसेस को डायरेक्टली उन्हीं फंड से माइनस कर सकते हो, करना है।
तो अभी आपके पास मैच फंड था 12,000 रुपीज का और मैच एक्सपेंसेस है हमारे पास 8800 रुपीज की। तो आपके पास जो बचेगा फंड अभी इट विल बी 3200 रुपीज। नेक्स्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इट इज ए एसेट। और बिल्डिंग कितना कंस्ट्रक्शन किया आपने 30,000 रुपीज का, तो बिल्डिंग इज ए एसेट, बैलेंस शीट में ले जाओ उसको, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपने एक बिल्डिंग बनाई है एंड बिल्डिंग इज ए एसेट टू अस एंड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद अभी देखो आप मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स आपने 3600 रुपीज के पे किए हैं, तो इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टू मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर अमाउंट इज रुपीज 3600। आफ्टर दैट रेंट एंड टैक्सेस आपने पे किए, कितने पे किए 8950 के, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 8950 के आपने रेंट एंड टैक्सेस वगैरह पे कर दिए। तो टू रेंट एंड टैक्सेस 8950 रुपीज, और कोई एडजस्टमेंट इसमें था नहीं। फिर आपने कुछ ग्रास के सीड्स वगैरह परचेज किए हैं, इट इज अगेन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कितने अमाउंट के परचेज किए आपने 500 रुपीज के। तो टू ग्रास सीड्स, एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जाम में एक या दो ही आते हैं, बाकी तो सब सिंपल प्लेसमेंट होता है। ग्रास सीड्स आपने परचेज किए हैं रुपीज 500 के। नेक्स्ट, फिर आपने एक सेकेंड हैंड कार परचेज किया। कार चाहे फर्स्ट हैंड हो या सेकेंड हैंड हो, इट इज ए एसेट फॉर द बिजनेस। और कोई भी एसेट आप कहां पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में। तो आप बैलेंस शीट में दिखाओ इसको एज ए कार रुपीज 40,000 इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। कार यहां पे दिखा दो आप 40,000 रुपीज की। कार के बाद अभी देखो क्या है आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कैश कितना है 1500 का, बैंक बैलेंस कितना है 6000 का, और आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है 10,000 रुपीज का। ऑल दीज थिंग्स आर एसेट एंड इट विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट बिकॉज ये बैलेंसेस एट द एंड आपके पास गिवन है। तो दिखा दो यहां पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट राइट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एज पर द क्वेश्चन आपके पास एट द एंड कैश इन हैंड था रुपीज 1500, कैश एट बैंक है 6000, 1500 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 6000 एंड फिक्स्ड डिपॉजिट आपके पास था 10,000 रुपीज का। तो देखो अभी तक आप सारा प्लेसमेंट कर चुके हो, पूरा प्लेसमेंट हो गया है, सिर्फ एक बात बची है अभी फर्नीचर की। करंट ईयर पे अच्छे से फोकस करके चलना है आपको पूरे क्वेश्चन में। तो टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 13 वाज रुपीज 20,000। इट मींस जब आपने अपने ईयर को ओपन किया तो उस टाइम आपके पास फर्नीचर कितना था 20,000 रुपीज का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास जो फर्नीचर है इट वाज वर्थ रुपीज 20,000। नेक्स्ट, and book value of furniture sold was rupees 5,000. Charge depreciation at the rate of 10% on the closing balance of furniture. तो देखो आप यहां पे अच्छे से समझना है इसको। आपने एक फर्नीचर यहां पे सेल किया था जिसको मैंने अभी स्किप किया था टाइम बीइंग के लिए। इस फर्नीचर को आपने कितने में सेल किया, आपने इसको सेल किया 1600 रुपीज में। इसको आपने सेल किया कितने में 1600 रुपीज में। तो देखो आपके पास फर्नीचर जो था एट द बिगिनिंग इट वाज वर्थ रुपीज 20,000। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, एक फर्नीचर आपने सेल किया जिसका बुक वैल्यू था रुपीज 5,000 का। फर्नीचर जो आपने सेल किया उसका वैल्यू कितना था 5,000 का। दैट मीन्स आपने इस 20,000 में से 5,000 के फर्नीचर को सेल कर दिया। तो आपके पास फर्नीचर कितना बचा होगा, आपके पास फर्नीचर बचा होगा 15,000 का।
और इस 15,000 के फर्नीचर पे आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10%, तो दैट विल बी 1500 रुपीज। दैट मीन्स आपका फर्नीचर अभी कितना बना, 13,500 का। तो एक तो ये डेप्रीशिएशन जो है इट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरी चीज, आपने जो 5,000 का फर्नीचर सेल किया, आपने कितने अमाउंट में सेल किया इसको, आपने इसको सेल किया 1,600 में। तो दैट मीन्स आपको फर्नीचर को सेल करने में भी लॉस हुआ, और कितना लॉस हुआ, 3,400 रुपीज का। तो ये दोनों लॉस जो है ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करने होंगे, एक तो डेप्रीशिएशन का, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। to depreciation on furniture 1500 and to loss on sale of furniture worth rupees 3,400। अभी जाके क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा प्लेसमेंट खत्म हुआ, पूरा खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी प्लेसमेंट खत्म हो गया और फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बचा है उसको बैलेंस शीट में दिखा दो बस। तो फर्नीचर 15,000 रुपीज का बचा था आपके पास, डेप्रीशिएशन इसका माइनस कर दो, वर्थ रुपीज 1,500, और अभी फर्नीचर बचेगा 13,500 रुपीज का। तो अभी ये क्वेश्चन का प्लेसमेंट खत्म हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन अभी। तो प्लेसमेंट में कहां पर कोई डाउट तो मुझे बताओ पहले, प्लेसमेंट में कहां कहां पे डाउट है? आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा अभी सब में ना, या सब पूरा समझ में आ गया? थोड़ा ही समझ में आया ना, पूरा नहीं आया होगा, मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा आपको पूरा समझ में आया ही नहीं, समझ भी थोड़ा ही समझ में आया। देखो मालूम क्या, इस सब में इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में मैं अगर बात करूं आपसे, तो आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर रखो आप माइंड में, बिकॉज आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आपको वहां पे एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। एंड एज पर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ वही इनकम और एक्सपेंडिचर शो करनी है जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की है, ठीक है ना। तो अभी जाके आपका ये सम कंप्लीट हुआ और अभी आपका सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बाकी है, और कुछ नहीं करना आपको इसमें। तो अभी करना क्या आपके पास, इफ क्रेडिट साइड इज मोर दैट मीन्स इन दैट केस यू आर इन सरप्लस, इफ डेबिट साइड इज मोर दैट मीन्स यू आर इन डेफिसिट। तो मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, आई थिंक क्रेडिट साइड इज मोर। एक बार जस्ट मैं चेक करता हूँ कौन सी साइड यहाँ पे ज्यादा आ रही है। तो 97,400 प्लस 3,500 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 900, it is 1,07,000 minus 17,200 minus 3,400 minus 3,830 minus 3,600 minus 8,950 minus 500 minus 1,500 minus 3,400। तो आपका जो सरप्लस आ रहा है 64,620 रुपीज का। नेक्स्ट थिंग, हम लोग देखो ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बिकॉज आपके पास यहां पे कैपिटल नहीं गिवन होता है इन क्वेश्चंस में। तो ओनली टू फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंसेस, बिकॉज देखो किसी भी बैलेंस शीट की जो दोनों साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो अभी आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचा है इधर, दैट विल गिव यू द ओपनिंग कैपिटल। तो डिफरेंस ऑफ बोथ द साइड इज 800 प्लस 4,200 प्लस 10,000 प्लस 1,480 प्लस 20,000, तो 36,480 रुपीज यहां पे रहा, माइनस 1,800। तो आपका जो कैपिटल आया अभी 34,680 रुपीज का कैपिटल आया, और इस कैपिटल को आपको लेके आना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैपिटल यहां पे लेके आओ 34,680 रुपीज, और जो सरप्लस आपके पास था उस सरप्लस को यहां पे प्लस करो अभी आप।
64,620 रुपीज का सरप्लस था। और अभी जो आपका फाइनल टोटल आएगा आफ्टर दिस बैलेंस शीट शुड टैली। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। प्लस 64,620, total of capital is now 99,300 plus 900 plus 3,200 plus 1,400, total of liability side जो अभी आ रहा है मेरा 1,04,800 रुपीज। एक बार एसेट साइड भी मैं चेक कर लेता हूँ। इट इज 2,700 प्लस 450 प्लस 650 प्लस 30,000 plus 40,000 plus 1,500 plus 6,000 plus 10,000 plus 13,500, एकदम परफेक्ट टोटल आ रहा है 1,04,800 रुपीज का। अब जाके ये सम पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। बोर्ड एग्जाम में इतना डिफिकल्ट सम नहीं आएगा, बट स्टिल मालूम क्या, एक लेवल आपका प्रिपरेशन करो तो सम इजी लगते हैं, ठीक है ना। और इनफैक्ट मालूम क्या, ये सम डिफिकल्ट नहीं है, आप इस टाइप के सम का प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ, आई थिंक आप लोग जैसे बोले जाते हैं आपको सब थोड़ा सा कम समझ में आया यहाँ पे सम। आप लोग आज एक काम करना, मैं इसका वीडियो अभी आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप एक बार इस सम को खुद से सॉल्व करो, क्योंकि सब कुछ तो रहेगा आपके पास, क्वेश्चन भी है आपके पास, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा अभी आपको। देन एक बार खुद से ट्राई करो, देखो अभी आप सोचो आप कहां पे स्टकअप हो रहे हो। जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपको इस चैप्टर में अपना पूरा का पूरा फोकस रखना है करंट फाइनेंशियल ईयर पे, बिकॉज जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर है जो भी करंट ईयर की है वो आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। और जो भी सम एग्जाम में आता है मोस्टली आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट तो मिलने ही वाला है। तो अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो लेजर से सॉल्व कर दो उसको, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया। लेजर से भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। बट ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे बैलेंस शीट पूछी है क्वेश्चन में तो यूजली आपको वो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में देते नहीं है। तो ओनली टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को भी रेडी करना पड़ता है यहाँ पे, और उसमें आपको सारे एसेट्स लाइबिलिटीज दिखाने पड़ेंगे कि एट द बिगिनिंग क्या आउटस्टैंडिंग था, क्या एडवांस में आपको रिसीव हो गया। तो देखो अब सपोज यहाँ पे कंफ्यूजन आपको अगर हो रहा है, कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल बी एसेट। ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ। कोई भी इनकम इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस इट इज ए लायबिलिटी। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कोई भी एक्सपेंडिचर इफ इट इज ड्यू बट नॉट पेड, कोई भी एक्सपेंडिचर इफ इट इज ड्यू बट नॉट पेड इट इज ए लायबिलिटी। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस में। कोई भी एक्सपेंडिचर इफ इट इज पेड इन एडवांस इट इज ए एसेट। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। उसके बाद अगर कुछ आपके पास कंजम्पशन वाले आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, स्टेशनरी है, तो मैंने आपको उसमें भी लेजर वाला वे सिखाया था। तो उसको अगर आप लेजर चाहो तो लेजर से भी कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपके पास सपोज ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिए हैं, आई डोंट थिंक वहां पे लेजर का रिक्वायरमेंट होता है। सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट द एक्चुअल कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। फिर भी कंफ्यूजन है तो लेजर बना लो एक, इट विल टेक हार्डली 1 मिनट टू मेक ए लेजर, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना रखूंगा, बट एक बार आप लोग इस सम को जरूर सॉल्व करना फिर से एक बार, और देख के सॉल्व करो, बिना देख के सॉल्व करो, जैसे करना है करो, बट एक बार इस सम को ट्राई जरूर करना। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगे कि एक्चुअली आप कहां स्टकअप हो रहे हो। प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत जरूरी है सम्स की करना, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बोर्ड में आना ही आना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट। और उसमें भी मोस्टली 99% सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो मैं अभी के लिए इतना रखता हूं, और आप लोग एक बार जस्ट प्रैक्टिस करना सम का।